नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस फेलोशिप योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर में काराकोरम पास के करीब वहाब जिलगा से लेकर पीयू, हॉट स्प्रिंग्स, चांगला, ताशिंगांग, मांजा और चुरूप तक सैनिकों के लिए शेल्टर बनाया है। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता पूर्व मुख्यमंत्री लुइंजनो फेल्रो ने सोमवार को कांग्रेस इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि फेल्रो टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब रविवार शाम आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराया। इसका असर अब झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर भी नजर आ रहा है। बिहार में पूर्व विधायकों को पेंशन देने के मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। पता चला है कि मरने के बाद भी आश्रितों को पेंशन जारी की जा रही है। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस फेलोशिप योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है। इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिट हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इससे पहले यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी एनडीएचएम के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया था। अब इसे पूरे देश में शुरू किया गया है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान से देश के सामान्य नागरिक की ताकत बढ़ रही है। हमारे देश के पास 130 करोड़ आधार नंबर से लेकर 118 करोड़ मोबाइल यूजर, 80 करोड़ इंटरनेट यूजर और 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। आज राशन से लेकर प्रशासन तक सब डिजिटल हो गया है। उन्होंने कहा आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली है। इसके साथ ही देश में सभी को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। अब तक 90 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है और इसमें कोविड ऐप का बड़ा रोल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अब देश के 2 करोड़ लोग मुफ्त इलाज पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कई ऐसे गरीब थे जो अस्पताल जाने के लिए भी बचते थे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के कारण उनका भी ये डर दूर हो गया है। वहीं अब भारत में एक ऐसे हेल्थ मॉडल्स पर काम जारी है जो समावेशी हो। एक ऐसा मॉडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस योजनाओं के बारे में बताया है और लोगों से चर्चा भी की। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर में काराकोरम पास के करीब वहाब जिगल से लेकर पीयू, हॉट स्प्रिंग्स, चांगला, ताशिंगांज, मांजा और चुरूप तक सैनिकों के लिए शेल्टर बनाए हुए। हर लोकेशन पर 7 क्वार्टर्स में 80 से 84 तक कंटेनर्स बनाए गए हैं। पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में भारत चीन के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद से चीन ने कई कैंप बनाए हैं। ये नए कैंप पुराने और मौजूदा कैंपों के अलावा बनाए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि लंबे समय तक सीमा से अपनी फौज हटाने का चीन का कोई इरादा नहीं है। भारत और चीन दोनों ही पूर्वी लद्दाख के पास सीमा रेखा पर 50-50 हजार सैनिक तैनात किए हुए हैं। इनके पास हावित्जर, टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी हैं। इस असहज स्थिति के बीच दोनों तरफ से नियमित रूप से सैनिकों का बदलाव जारी है। चीन ने इस क्षेत्र में कई एयर स्ट्रिप और नए हेलीपैड बनाए हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इसके साथ ही चीन ने यहाँ पर मुख्य एयरबेस होतन, कशगार, गुरगांसा और लहासा, गोंगवेर और शितांग से भी अपग्रेड किया है। तो गोवा में विधानसभा चुनाव को पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता पूर्व मुख्यमंत्री लिहंजो फेल्रे ने सोमवार को कांग्रेस में इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि फेल्रो टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच टीएमसी फेल्रो के सब पश्चिम बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस दूसरे राज्यों में अपना खाता खोलने में लगी है। त्रिपुरा के बाद अब फेल्रो ने रविवार में कहा कि मैं इस बात को लेकर गहन विचार कर रहा हूं, मैं सभी चीजों पर ध्यान दे रहा हूं। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि गोवा के लोग पीड़ित हैं, इनके लिए किसी को खड़ा होना होगा। वहीं टीएमसी गोवा में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को भवानीपुर में ममता बनर्जी से संपर्क करके अभियान सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की है। सांसद डेरोक ओब्रायन और प्रसून बनर्जी भी एक टीम के लिए कुछ दिन के लिए गोवा में ही थे।
चक्रवाती तूफान गुलाब रविवार शाम आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराया। इसका असर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पर भी नजर आ सकता है। भारतीय सेना विभाग आईएमडी की माने तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, मराठावाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में साइक्लोन के असर भी भारी बारिश हुई है, घरों में पानी भर गया है। झारखंड के दक्षिणी और मध्य जिलों में भारी बारिश हो गई है। छत्तीसगढ़ में इसका असर जगदलपुर से 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दिखाई दे सकता है। उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए दक्षिण ओडिशा के ऊपर चक्रवाती तूफान गुलाब 2:30 बजे उत्तरी आंध्र प्रदेश में कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया। अब 12 घंटों में धीरे धीरे कमजोर होता दिखा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेज हवाओं के साथ रविवार शाम से बारिश हो रही थी। यहाँ तट के किनारे एक नाव तूफान से टकरा गई। इसमें 6 मछुआरे सवार थे। ये सभी नाव से तेज लहर के टकराने में समुद्र में गिर गए। इसमें से 2 की मौत हो गई है। 3 सुरक्षित तट के पास पहुंच गए और एक मछुआरा अभी भी लापता है। यह हादसा मंडासा तट के पास हुआ है। समुद्र के गर्म क्षेत्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर नम्य वायु का दबाव ज्यादा बना लेती है। हवा गर्म होकर ऊपर आती है और ऊपर मिलकर संघनन करने लगती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों ओर घूमती है तो घने बादल के साथ बारिश होती है और ऐसा ही कुछ हुआ है। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आप देख सकते हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में इस तरीके का तूफान आया है। तो बिहार में पूर्व विधायकों को पेंशन देने के मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। पता चला है कि मरने के बाद भी आश्रितों को पेंशन जारी की जा रही है। इसमें बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन की मां का है। भाजपा के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला देवी की मौत 25 दिसंबर 2020 को हो चुकी है, लेकिन विधानसभा कार्यालय के मुताबिक उनके नाम पर अभी भी पेंशन जारी हो रही है, जो उन्हें पति ठाकुर प्रसाद के आश्रित के तौर पर मिलती थी। अब भी 30,750 रुपए के अकाउंट में बतौर पेंशन भेजे जा रहे हैं। इस तरह पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां मीरा प्रसाद के नाम पर उनके पति नवीन किशोर सिन्हा की आश्रित के तौर पर 62,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, जबकि मीरा प्रसाद की मौत 30 मार्च 2021 को हो चुकी है। वहीं 16 मई 2021 को भाजपा के नेता पूर्व सांसद विजय सिंह यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। 1996 में दानापुर से विधायक रहे विजय सिंह यादव को विधानसभा सचिवालय के मुताबिक अब भी 44,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। पेंशनधारियों को लेकर अपनी पड़ताल शुरू हो गई है। इसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। ऐसे कई नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, जिनकी मौत तो सालों पहले हो चुकी है, लेकिन बेगूसराय जिले के पेंशन अधिकारियों ने तेघड़ा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह की पत्नी सरस्वती देवी का नाम भी मिला है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे के बुलेटिन की ओर। बता दें कि जहरीली शराब से मौत के बाद सुर्खियों में आए सपना बार को 2 माह बाद सोमवार सुबह गिरा दिया गया है। नगर निगम के उप आयुक्त का कहना है कि सपना बार का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। इसके अलावा पिपल्याराव इलाके में श्री गुटकेश्वर महादेव मंदिर की करीब 5 करोड़ रुपए कीमत की जमीन पर बने 7 निर्माणों को तोड़ा गया है। यहाँ कॉलोनाइजर ने कब्जा कर लिया था। प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ अभियान के तहत सोमवार को मणिमाता क्षेत्र में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई के अनुसार पुलिस को रात में ही इसकी जानकारी मिल गई थी। जुलाई 2021 में सपना बार में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने बार मालिक विकास बरेड़िया के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की थी। इसके बाद विकास जेल में है। विकास के पिता गोपाल पहले इस बार के संचालन करते थे, लेकिन कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया गया। करीब 5 साल बाद पहले दोबारा इसका संचालन शुरू किया गया था। पिछले दिनों शराब कारोबारी अर्जुन पर गोली चलाने के मामले में हेमू और चिंटू ठाकुर का नाम भी सामने आया था। ये दोनों विकास के बेहद करीबी माने जाते हैं। हेमू और चिंटू के साथ साझेदारी में कॉलोनी का नाम निर्माण भी किया गया था। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था को अब पर्यटन के जरिए सेहतमंद बनाने की तैयारी चल रही है।
राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्होंने सूबे में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और मुंबई की जहरीली हो रही हवा की वजह से विदेशी पर्यटकों पर लड़ने वाले प्रभाव पर खुलकर अपनी बात रखी। यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को बड़े पैमाने पर रेवेन्यू टूरिज्म सेक्टर में मिलता है। और बता दें, कोरोना महामारी का असर सिर्फ महाराष्ट्र पर ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया पर पड़ा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई तरह के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें टूरिज्म के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने और रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई नहीं जानता कि कोविड कब पूरी तरह खत्म होगा, इसलिए मुश्किलें आ रही हैं। अक्टूबर को कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में चिपी एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, जो गेम चेंजर साबित होगा। फिर राज्य में अध्यात्म, नेचुरल हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ और बीच टूरिज्म को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। इससे डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और इंटर स्टेट टूरिज्म बढ़ेगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। क्योंकि टूरिज्म में कोरोना की वजह से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की क्षमता है, इसलिए मेरा मानना है कि विदेशी टूरिज्म के लिए एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तो यूपीएससी 2020 में टॉप करने के बाद शुभम कुमार पहली बार रविवार को अपने पैतृक गांव कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के कुमरही पहुंचे। इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बेटे को देखकर उनके माता पिता की आंखों में आंसू भी छलक पड़े। इधर गांव के युवाओं के बीच शुभम के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची रही। शुभम ने हिंदी व क्षेत्रीय भाषा में ग्रामीणों को संबोधित किया। परीक्षा के परिणाम आने के बाद खुशियों को साझा किया। नागरिक अभिनंदन के दौरान मंच पर शुभम के साथ उनके माता पिता सहित पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री हेमराज सिंह मौजूद थे। शुभम ने कहा कि मुझे बिहारी होने पर गर्व है, हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र में अपने दोस्तों को बताया कि एक बिहारी जब चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। शुभम फ्लाइट से बागडोगरा आने के बाद सड़क रास्ते से कटिहार पहुंचे। इससे पहले दिल्ली से फ्लाइट से बागडोगरा पहुंचे शुभम को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे उनके पिता बेटे को देखते ही रो पड़े। लोगों से कहा कि यह खुशी के आंसू हैं। शुभम भी खुद को नहीं रोक सके और उनके भी आंसू छलक पड़े। यहां से शुभम सड़क मार्ग से कटिहार पहुंचे। गांव में अपने दोस्तों व ग्रामीणों से मिलने के बाद शुभम अपने घर पहुंचे और वहां अपनी मां से फूट फूट कर रोए, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ सोमवार को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। बिहार में लेफ्ट के साथ साथ महागठबंधन की पार्टियां राजद और कांग्रेस ने भी इस बंद समर्थन दिया है। इसमें बिहार से जुड़े सवालों को भी महागठबंधन से जोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे रोजगार के वायदे का सवाल, योजनाओं में घोटाले का सवाल, जाति जनगणना का सवाल सोमवार सुबह से ही बंद करो और आंदोलनकारी यातायात को बाधित करवा रहे हैं। वहीं पटना, वैशाली, आरा, दरभंगा, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल समेत कई जिला महाबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। हाईवे पर टायर जला के आगजनी करी, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, किसान विरोधी कानून की मांग करी। इसलिए बिहार में बंद कराने वालों के साथ वो नहीं दिखेंगे। हालांकि महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव थे और महागठबंधन के साथियों के साथ हाथ उठाकर उन्होंने भी बंद में शामिल होने की बात कही थी। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि समर्थन हो रहा होता है और उसके अगेंस्ट में कई सारे लोग हो जाते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव तो दिल्ली में क्यों हैं, इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। राजधानी की जर्जर और गड्ढों में तब्दील सड़कों को लेकर कांग्रेस ने रविवार को किरोन चौराहे पर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने गड्ढों का नाम भाजपा नेताओं के नाम पर रखा। किसी को मामा गड्ढा नाम दिया तो किसी को प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के नाम पर गोपाल गड्ढा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह के नाम पर भूपेन्द्र गड्ढा और नरेला विधायक और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के नाम पर विश्वास गड्ढा के नाम पर नामकरण किया। इस अनोखे नामकरण के दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ इन गड्ढों का नामांकरण किया। इनका बाकायदा पूजन किया गया। इस मौके पर ढोल भी बजे, युवाओं ने नाच नाच कर अभिनंदन भी व्यक्त किया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। कांग्रेस ने सड़क की जर्जर हालत के लिए भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया। प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज शुक्ला ने गड्ढों का नामांकन किया। उन्होंने कहा कि यह हालत भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा है। तो इंदौर की खस्ता हालत सड़कों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान और कवि सत्यनारायण सत्तन ने भ्रष्टाचार पर लिखी गई कविता के होर्डिंग्स और पोस्टर भी लगवाए। शुक्ला ने कहा कि भोपाल समेत प्रदेश में बारिश ने शिवराज सरकार के विकास और स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया है, जो कि जरा सी बारिश में ऐसी सड़कें भी हैं जो गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं, जो चंद महीनों में पहले ही बनी थी, ऐसी सड़कें जो 2-4 साल में बन जाती हैं और देखने लायक भी नहीं होती। तो इस तरीके से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने गड्ढों का नामांकन किया है। इसमें भाजपा नेताओं ने बढ़ चढ़ कर
उनके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने हिस्सा लिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है, और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती है। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बता दें कि अलवर के पिनान के पास छिलौड़ी ग्राम पंचायत के 12 भड़कोल गांव में देर रात सो रहे 2 लोगों के गले काट दिए गए। इनमें से एक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इसी गांव में इस वारदात से केवल 7 घंटे पहले बाजरे में खेत में 2 युवकों पर हमला हुआ था, जिसमें एक युवक का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। दूसरा अस्पताल में भर्ती है। 7 घंटे में 2 बड़ी वारदातें, 2 युवकों की हत्या हो चुकी है, 2 अस्पताल में भर्ती हैं। इस वारदात ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। सुबह सुबह सूचना मिलते ही पहले ही कलेक्टर नन्नमल पहाड़िया और एसपी तेजस्वी गौतम मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस के कई अधिकारी भी जांच में जुट गए हैं। खास बात यह है कि 7 घंटे पहले बाजरे के खेत में हमला करने वाले को पुलिस ने रात करीब 2:30 बजे गिरफ्तार किया। उसी समय रात को 2 लोगों के गले काट दिए गए। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार रात को 12 निवासी 60 साल के जयराम यादव पुत्र हर सहाय यादव लक्ष्मणगढ़ रोड पर प्रमोद अग्रवाल के निर्माणाधीन मकान पर चौकीदारी करता था। रात को सोते समय बदमाश ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, मुंह पर भी तेज वार किया। तेज हथियार से वार करने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस गांव से 500 मीटर दूर जगदीश पुत्र गंगा सहाय यादव अपने कुएं पर बने कमरे में सो रहा था। बदमाश रात को वहां भी पहुंचा, उसके गले और मुंह पर वार किया, लेकिन वह बच गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लवकुश नगर में शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सांसद वीडी शर्मा के तीखे तेवर देखने को मिले। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की राह पर वो निकल पड़े हैं। शर्मा ने लवकुश नगर में मंच से अधिकारियों की चेतावनी दी है। सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस आएं, जनता के कामों में जुट जाएं, अपने अपने ऑफिस में ही रहें और यहां वहां ना घूमें, वरना कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को वीडी शर्मा सभा को संबोधित करते हुए छतरपुर पहुंचे थे। सभा में एसडीएम को इंगित करके आधार मामले में कड़क लहजे में फटकारते हुए शर्मा ने कहा कि आधार केंद्र क्यों बंद कर रहे हैं, उसे चालू करो। उन्होंने कहा कि एसडीएम हो या कोई भी अन्य अधिकारी हो, सभी सुन ले, यहाँ की गरीब जनता के लिए आपके ऑफिस में टाइम में आकर बैठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जनता काम के लिए यहाँ वहां नहीं भटकनी चाहिए। अगर अधिकारी अब से शाम 5 बजे तक ऑफिस में नहीं बैठे मिले तो मैं मुख्यमंत्री से इस विषय में बात करूंगा। शर्मा यही नहीं रुके, अधिकारियों को अब काम करना होगा, ये भी उन्होंने बोला। और अधिकारी इतने बेलगाम नहीं हो सकते, अब इन्हें हद में रहना होगा। इस तरीके के तीखे तेवर में शर्मा नजर आए। तो छतरपुर का ये मामला है जहां पे टाइम पर आने की नसीहत देते नजर आए शर्मा। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का 4.0 अभियान सोमवार को आयोजित होगा। अब कोई न छूटे की तर्ज पर वैक्सीनेशन महाअभियान 4.0 की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मानस उद्यान से की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब कोई न छूटे, इस संकल्प के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में कल की स्थिति में 6,11,23,864 नागरिकों को डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा सेंटर पर पात्रों को टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में 78 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है और भोपाल में महाअभियान के तहत 620 टीम को वैक्सीनेशन के लिए 70,000 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 6,11,08,433 डोज लगे हैं। इसमें पहला डोज जो है वो 4,70,72,705 लोगों को लगा है। वहीं दूसरा डोज 1,40,35,728 लोगों को लगा है। प्रदेश में कुल पात्र अनुमानित आबादी 5,39,00,000 की है। इसके अनुसार 78 लाख लोगों को पहला डोज लगना बाकी है। सरकार ने सितंबर माह में सभी पात्र लोगों को पहला डोज और दिसंबर में 2021 तक दोनों डोज लगाने का लक्ष्य तय किया था और इसी के चलते अब लोगों को डोज लगाया जा रहा है। ऐसा पूरा होना उनका लक्ष्य है। इस तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन का ये लक्ष्य स्थापित किया है। गुना जिला अस्पताल में सोमवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। मैटरनिटी वार्ड में जा रहे अटेंडेंट ने महिला गार्ड को रोक लिया और इस पर अटेंडेंट ने महिला को थप्पड़ मार दिया। उसकी मां ने भी महिला गार्ड से मारपीट की। इसके बाद ये बवाल मच गया। बवाल में
बचाव में सफाई कर्मियों महिलाएं भी नजर आई। उन्होंने घूंघट की आड़ में अटेंडर और उसकी मां के साथ मारपीट करी। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। विवाद बढ़ने पर जिला अस्पताल में सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने काम बंद कर दिया। सभी लोग जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर बैठ गए। उनकी मांग है कि जब तक मारपीट करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक काम नहीं करेंगे। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दिया। अब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बता दें कि महिला गार्ड रिहाना खान ने बताया कि सोमवार सुबह मैटरनिटी वार्ड में सफाई चल रही थी। इस दौरान वार्ड में भर्ती एक महिला का पति जितेंद्र सिंह अंदर आने लगा। सफाई की बात कहकर उसे रोका तो बदतमीजी करने लगा, अंदर जाने की जिद करने लगा। उसने झूमा झटकी कर भी दी। तभी उस व्यक्ति की मां भी आ गई और युवक ने मुझे थप्पड़ मारा। उसकी मां ने भी मुझे छाते से मारा। तो इस तरीके की वारदात हुई है। वहीं हंगामे के बाद जमकर मारपीट हुई है और ये मारपीट का वीडियो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वायरल हो रहा है, जहां पे मैटरनिटी वार्ड में घुसने से रोकने पर अटेंडर ने महिला को थप्पड़ तक जड़ दिया। दक्षिण भारत के प्राइवेट सेक्टर में बैंक धनलक्ष्मी बैंक में सब कुछ ठीक नहीं है। यहां वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। बैंक के बोर्ड में बी रविंद्र पिल्लई वापसी चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बैंक की सालाना बैठक एजीएम को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। धनलक्ष्मी बैंक में इस समय काफी दिक्कत है। पिछले साल दिसंबर में इसके बोर्ड ने भारतीय स्टेट बैंक रिटायर्ड मुख्य महाप्रबंधक जेके शिवन को एमडी और सीईओ बनाया। इससे पहले भी पिछले साल जनवरी में एक्सिस बैंक के अधिकारी सुनील गुरुबख्शियानी को नियुक्त किया गया था, पर 2020 सितंबर में बैंक के शेयर धारकों ने गुरुबख्शियानी के खिलाफ वोट दिया। इसके बाद गुरुबख्शियानी ने बैंक से इस्तीफा दे दिया था। बैंक के एजीएम 29 सितंबर को होगी। पिल्लई का कहना है कि उनकी बोर्ड में शामिल करना चाहिए। पिल्लई पहले बोर्ड में थे और उस पर रिजर्व बैंक की 70 साल की उम्र के नियम के बोर्ड पिल्लई की बोर्ड से बाहर होना पड़ा था, क्योंकि 70 साल के हो चुके थे। हालांकि इस साल 26 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए 70 साल की उम्र को बढ़ाकर 75 साल कर दिया। तभी से पिल्लई बैंक में वापसी चाहते हैं। बैंक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी शून्य है। इसमें 11.43% हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की है। वहीं आपको बता दें कि बाद में यह कंपनी दिवालिया हो गई है और जून तिमाही में बैंक में 6.69 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ, जबकि इसका रेवेन्यू 218 करोड़ रुपए था। पिल्लई ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी इस याचिका में एजीएम कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।